उसमें हमें एक तो रूट मास्टर की आवश्यकता रहती है और रीजन मास्टर की आवश्यकता रहती है। तो हम इन दोनों जो मास्टर्स हैं इनकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे ये सबसे पहले देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो आरटीओ एडमिन का यूजर अकाउंट बना हुआ है, आरटीओ एडमिन के अकाउंट से हमें लॉगिन करना होगा। हम लोग सबसे पहले तो वाहन पे ही जाते हैं। या मैं रीवा के एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट एक्शन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एंट्री परमिट मास्टर, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और शो फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 टेबल दिखाई देंगी। एक तो आप देख रहे होंगे परमिट रूट मास्टर हो गया, एक परमिट रीजन और एक परमिट रिजर्वेशन। तो हमारे प्रदेश में जो टेबलों का यूज हो रही है मास्टर टेबल्स, वो परमिट रूट मास्टर है और परमिट रीजन है। हम लोग रूट मास्टर से शुरुआत करते हैं। रूट मास्टर में आप देखेंगे कि जो रूट्स ऑलरेडी इस लॉगिन के थ्रू जोड़े गए हैं रीवा आरटीओ के लिए, वो आपको रूट विजिबल हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कोई नया रूट हम ऐड करना चाहें तो हम कैसे ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे स्टेट कोड ऑफिस कोड आ गया। अब ये जो रूट कोड की जो एंट्री आपको करनी है, ये जो आरटीओ के अंडर में रूट ऐड किया जा रहा है उनको एक फॉर्मेट अपने हिसाब से वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी जो आपके 10 आरटीए हो गए और एक एसटीए के जो रूट्स हमारे पास आए थे, हमने उसमें क्या किया था कि आरटीओ का कोड हमने इनिशियलाइज लिया था, आरटीओ कोड लिया था। और जैसे हम सपोज करो जनरल परमिट के लिए रूट डालना चाहते हैं तो हमने 01G कर लिया और इसके बाद में रूट का कोड दे दिया। जो भी हम 4 या 5 डिजिट जो भी रखना चाहें, जो भी कन्वीनियंट रहेगा वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो रूट कोड है वो आप ही को डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको इसको फॉर्म करना है। अपने सुविधा के हिसाब से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हो गया रूट लेंथ। रूट लेंथ आपको डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे अभी टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं इसको। रूट लेंथ मैंने 200 किलोमीटर, ये जो रूट लेंथ है ये 1 वे लेंथ है ये। जैसे मैं अगर रूट ले रहा हूं यहां से सिंगरौली से रीवा, ये सिंगरौली से रीवा की डिस्टेंस हम भर रहे हैं यहाँ पे रूट लेंथ में। टोटल ये लेंथ है रूट की। इसके अलावा फिर जो बाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमें देखना होगा कि जो हमारे सिंगरौली से रीवा के बीच में जो भी स्टेशन पड़ने वाले हैं उस रूट में, जो रूट हम ऐड कर रहे हैं उनको हमें कोमा सेपरेटेड डालना पड़ेगा। तो हमने डाल दिया देवसर कॉमा सीधी। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो भी हम इंटरमीडिएट स्टेशन डालेंगे तो जितने भी स्टेशन रहेंगे सब कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। क्योंकि जो आप बाया स्टेशन डाल रहे हैं और फ्रॉम और टू जो डाल रहे हैं, फ्रॉम टू बाया मिलकर आपका पूरा टाइम टेबल जनरेट करेंगे परमिट एप्लीकेशन में। तो ये हमें ध्यान से डालना है। मैं अब इसको एक सेव करता हूँ इस रिकॉर्ड को। ये अब सेव हो गया, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब मैं इसी रूट को देखता हूँ, सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन डाला हुआ है। या मैंने सिंगरौली डाला, सिंगरौली, और यहाँ मैंने टू लोकेशन भी डाल दिया और सर्च करने के लिए। तो ये मेरे पास रूट आ गया सिंगरौली देवसर सीधी से होते हुए रीवा। और यहाँ पे हमने एक एडिट का बटन दिया हुआ है इस एप्लीकेशन में। एडिट के बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलती हो गई है।
ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10 आरटीए और एक एसटीए जो हमारे पास ऑलरेडी इनके रूट्स हमारे पास डिपार्टमेंट से प्रिपेयर होके आए थे। हम लोगों ने क्या किया था, इनको एक कोड दे दिया था, रूट कोड दे दिया था, और ये सारे रूट 2 या 3 बार एक्सरसाइज हुई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो पूरा रिफाइन होके हम लोगों ने डलवा दिए हैं। अब आज की डेट में 10 आरटीए और एसटीए के रूट्स अवेलेबल हैं, रेस्ट ऑफ द आरटीओस को अपने रूट्स डालने हैं। तो जिन आरटीओस के रूट डल चुके हैं आज की डेट में, उनको अपने रूट्स को वेरीफाई करना है, चेक करना है। अगर जो रूट हम लोगों ने डाले हैं उसमें अगर कुछ भी मिस्टेक है तो इस ऑप्शन से वो 1 बाय 1 रूट चेक करेंगे और अपने रूट को अपडेट कर लेंगे। अगर लेंथ अगर गलत है तो लेंथ को अपडेट कर सकते हैं, बाया अगर गलत है तो बाया को अपडेट कर सकते हैं, स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि पुराने एप्लीकेशन में जो हम परमिट जारी करते थे उसमें जब हम रूट की डिटेल भरते थे तो वहां पे कोई एक स्पेसिफाइड मास्टर नहीं हुआ करता था। वहां फ्रॉम फील्ड भरते थे मैनुअली, टू फील्ड भरते थे मैनुअली, उसके बाद में बाया स्टेशन आप मैनुअली भरते थे, कहां से होके कहां जाएगा। तो ये पूरा कंपाइलेशन हुआ तो इसमें मिस्टेक्स होने की भी संभावना है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने ये देखा कि इतने सारे रूट्स हैं जिनको हम एक साथ लेके आ जाएं तो बेहतर रहेगा, और उसको एक प्रिलिमिनरी फेज में हमने डलवा दिया। अगर कुछ मिस्टेक है तो अब ठीक करा जा सकता है, तो अब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन रूट्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं इसी लॉगिन के माध्यम से। और जो रूट छूट गए हैं, जो रूट्स उस मास्टर में नहीं थे, आप लोगों से एक्सेल भी काफी बार शेयर किया गया था ग्रुप पे, उन रूट्स को आप पुनः इसमें दर्ज कर सकते हैं अगर रूट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इस तरह से इसको पूरा रूट मास्टर को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, नया रूट ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीशन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। अभी ये डिलीशन करने की हम सिचुएशन में, क्योंकि अभी परमिट अभी एप्लीकेशंस नहीं हुए। अगर परमिट अगर किसी पर्टिकुलर रूट पे जारी हो गया और हम परमिट का रूट अगर यहाँ से डिलीट कर दे तो वो प्रॉब्लम होगा, वो करने भी नहीं देगा। तो हम लोग अभी इनिशियल फेज में ये काम कर लें, जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में अब मार्च से ही आपका डेटा पोर्ट होने लगेगा और धीरे धीरे अब एप्लीकेशंस भी बढ़ने लगेंगे, तो वो रूट्स का यूज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं रूट मास्टर के बाद में हमें एक रीजन मास्टर का एक टेबल दिया हुआ है, परमिट रीजन करके। ये जो परमिट रीजन करके जो मास्टर दिया हुआ है, इसमें हमें बेसिकली अपने लोकल एरियाज, जो हम एरिया के लिए एरिया वाइज जो परमिट जारी करते हैं, म्युनिसिपल एरिया के परमिट जारी कर रहे हैं, या फिर आपका हो सकता है 20 किलोमीटर रेडियस, या स्कूल बस के जो एरिया वाइज आप परमिट जारी करते हैं, उन लोकल एरियाज को आपको इस सिस्टम परमिट रीजन मास्टर के थ्रू एंटर करना है। और ये जो रीजन मास्टर है, हर आरटीओ का, हर ज्यूरिसडिक्शन में जो भी परमिट जारी कर रहे हैं उनके यहाँ पे जो जिन एरियाज के लिए वो परमिट जारी करने के लिए अधिकृत हैं, वो उनको ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे बेसिक बता दूं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको एमपी स्टेट तो सभी लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका गुड्स परमिट जारी होता है वो एमपी स्टेट के लिए जारी होता है। तो एमपी स्टेट तो बाय डिफॉल्ट सभी लोग ऐड कर लें। और इसके अलावा जो लोकल एरियाज है, म्युनिसिपल एरिया हो गया, 20 किलोमीटर रेडियस हो गया, या अदर एरियाज जहां पे भी वो परमिट जारी करते हैं एरिया के लिए, वो एरिया को ऐड कर ले। इसमें नेशनल, जैसे इसमें डाला हुआ है टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है, तो नेशनल यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल का जो परमिट है वो एआईटीपी है आपका और नेशनल परमिट है। इन दोनों में ही आपको एरिया को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है हमारे सिस्टम में, वो आपका डायरेक्टली हो जाएगा। तो आप नेशनल किसी भी कीमत पर ना डालें, क्योंकि गलती से भी अगर कोई एप्लीकेंट नेशनल सेलेक्ट करके आ गया और उसको लेना और गलती से आपका जारी हो गया तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये आपको आपके लेवल पे ही टोटल मैनेज होना है। तो इसमें मेन चीज अब ये हो गया कि 10 आरटीए और एसटीए के रूट्स ऑलरेडी डले हुए हैं, उनको अपने रूट्स को चेक करना है, मॉडिफाई करना है, अगर कुछ करेक्शन करना है करेक्ट करेंगे, जो रूट्स अवेलेबल नहीं है उनको वो ऐड कर लेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द आरटीओज हैं उनकी बात आती है, तो उनको अपने यहाँ पे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जो परमिट जारी करते हैं, टीपी परमिट जारी करते हैं, उनके रूट्स वो उनको डालने पड़ेंगे। उनके रूट्स हम लोगों ने नहीं लिए हैं, वो रूट्स आपको पूरा रूट मास्टर प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो आरटीएस के आपके रूट मास्टर हैं वो ग्रुप पे पड़े हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, आप अपने जिले के वो रूट्स ले सकते हैं और उनको एंटर कर सकते हैं। तो उससे हेल्प हो जाएगी कि संभाग में जो आरटीओज हैं वो अपना डाल सकते हैं। एनआईसी में हम लोग यहाँ ये दोनों पार्ट होने के बाद हम अब परमिट के एप्लीकेशन पे सिस्टम पे चलते हैं कि परमिट का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं सिस्टम पे। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या परमिट मास्टर और रूट मास्टर और रीजन मास्टर में? सर मैं एसके ग्वालियर से बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? वेब रूम में जो भी आरटीओ साहिबान है कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। एसके ग्वालियर से बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। जी आ रही है।
ये बताइए, जो हमने एसटीए के आपको रूट दिए थे उसमें यूपी का एक भी रूट आपने मास्टर उसमें एंटर नहीं किया हुआ। मास्टर में नहीं आया, यूपी के सारे छूट गए। इसमें क्या है ना, बेसिकली जो रूट्स डिपार्टमेंट ने क्या है ना कि जितने भी परमिट आपके ऑलरेडी जारी हैं स्टेज कैरिज वाले, वो हाँ जी। परमिट के हिसाब से उन्होंने रूट्स को निकाल लिया था, क्योंकि वो क्या है ना, आपके पास रूट मास्टर प्रिपेयर्ड नहीं था पहले से, तो वो क्या है रूट्स उन्होंने उन्हीं परमिट के थ्रू निकाल लिया था और उसके हिसाब से उनको कंपाइल किया था। नहीं, कंपाइल हम करने लोगों के ने बाद में हमें दिया गया, हमने, हाँ, हमने एक्सेल तो शीट में अभी आपको अगर provide रूट्स, किया ना। हाँ एक्सेल सीट में दिया था, आपका कहना ये आपने एक्सेल सीट में दिया है। एक्चुअली हाँ जब जी। हम रूट को ऐड करवा रहे थे उससे पहले 2 बार शेयर किया गया ग्रुप पे कि ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, हम लोग ये डलवाने वाले हैं। अब क्या है कि रूट्स तो हम लोग डलवा चुके हैं, जो भी हमने कंपाइल करके 6000 के आसपास रूट्स थे पूरे मध्य प्रदेश के, क्या वो हम यार, डलवा चुके हैं। यूपी आपने एसटीए में तो 100 रूट भी नहीं डले हुए। आप सभी देखिए स्टेट ना के 100 रूट्स क्या, आदित्य, एसटीए में कम से कम 1000 रूट है, आपने 100 रूट भी नहीं डले। सर आदित्य जो एक्सेल शेयर किया गया है उसमें रोल आउट ग्रुप पे, अरे मेरी बात उसमें सुनो। आप चेक कर लीजिए ना कितने क्या रूट्स डले हुए हैं। गौरव, जो इसमें, परमिट लाइव है हाँ सर, वो परमिट का उसमें रूट डाला गया है। आपके यहाँ पे कंप्यूटर पे कितने रूट है? एसटीए के कंप्यूटर पे कितने रूट है अभी अपने दर्ज? एसटीए के 100 रूट दिखाई दे रहे हैं केवल। नहीं, एसटीए के अपने कंप्यूटर पे कितने परमिट दर्ज है? जितने परमिट दर्ज है वो रूट इनको दे दिए थे। कितने नहीं तो परमिट वो अपने रूट, कंप्यूटराइज्ड कितने हैं अपने, जो इसमें जो अपन ने जो बनाया था ना? सर मैंने आपको एक्सेल शीट में जो प्रोवाइड कराए थे उसमें से एक, मतलब जैसे हमने आपको गुजरात के 30 रूट प्रोवाइड कराए थे, उसमें से हाँ, केवल 14 रूट डले, 16 रूट नहीं डले। यूपी का एक भी रूट उसके अंदर एंटर नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई थी एक्सेल शीट यूपी की। आप मेरे को ये एसटीए के परमिट हमारे कंप्यूटर में जो स्मार्ट चिप का जो डाटाबेस है उसमें अपने कितने रूट डले, ये डले हुए हैं अपने परमिट कितने डले हुए हैं एसटीए के? सारे स्मार्ट स्मार्ट में पूरे डले हुए ना सर, कम से कम रूट हो गए 600। 600 है ना? तो हाँ 600 जी में से कॉमन रूट हटा के इन्होंने करे होंगे मेरे को लगता है। सर, 100 रूट भी नहीं है उसके अंदर। हमारा यूपी का तो एक भी रूट नहीं है उसके अंदर। क्यों छत्तीसगढ़ के गौरव, वो एक्सेल शीट जो इन्होंने ग्वालियर से भेजी थी वैसी की वैसी मैंने आपको भेजी थी। जो ग्वालियर से इन्होंने बिल्कुल एक्सेल बिल्कुल शीट भेजी थी, क्या बिल्कुल ग्वालियर की जो इनकी एक्सेल बिल्कुल शीट आई उसमें थी वैसे ही वैसे अपन ने भेजी थी। हम लोगों ने सारे रूट डलवा दिए हैं, उसमें बस हम लोगों ने वो रूट छोड़े हैं, करीब मेरे हिसाब से 100-150 रूट होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, जिनमें बाया जो भरा हुआ है वो गलत तरीके से भरा हुआ है, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये स्टेशन हैं या फिर ये कुछ और है। तो वो अपन ने छोड़ के उसमें भी, उन रूट में भी हमने क्या करा है, फॉर्मर 2 डाल दिया है, बाया आपको डालने पड़ेगा। वो हमने सारे रूट डाले, हम लोग एक बार दोबारा शेयर कर लेंगे, बाकी रूट तो अभी डाले जा सकते हैं। हाँ गौरव गौरव, अपन को जो हाँ सर, ये बताइए। एक्सेल फाइल शेयर हुई थी एसटीए की रूट्स की, उसमें हाँ। 264 रूट्स हुए थे, अपने अपन को मिले थे 264 रूट्स। रूट्स होने चाहिए, 264 रूट्स हाँ, डले होने चाहिए। और आप पेज में देख लीजिए उसमें, है ना। सर 264 रूट तो केवल महाराष्ट्र के हैं। 264 रूट तो केवल तो बाकी महाराष्ट्र रूट, बाकी स्टेट कहाँ खा गए सर? आप एक काम करिए, आप ये वाले रूट्स निकाल लीजिए, है ना, जो सिस्टम मैंने में डले आज हुए हम लोगों ने डलवाए हैं। उसके व्हाट्सअप अलावा किया 4 दिन पहले, आज तक कुछ भी नहीं हुआ सर। कौन कोई उठाता नहीं आपके यहाँ से? नहीं आदित्य व्हाट्सएप पे थोड़ी ना डालेगा इसको। आपके यहाँ से लेटर भी जारी करा गया है, वो आप देखो 2 बार या 3 बार इसको हम लोगों ने शेयर किया है इसको। आगे मैनेज कर देगा। नहीं, आदित्य नहीं डालेंगे रूट्स तो अरे डिपार्टमेंट रूट आदित्य नहीं डालेगा सेक्शन सर, में काम आगे करते हैं। मैनेज तो करेगा कि नहीं करेगा? ना कपिल आपके यहाँ से मैनेज करे, ना आदित्य आपको सपोर्ट करेगा अगर आपको रूट डालने में प्रॉब्लम हो रहा है। सर उसमें क्या है, रूट जो अवेलेबल हैं वो आपके बात डिस्कशन हुआ था ना उस समय, जो रूट अपने एक्सेल फाइल में अवेलेबल थे वो अपने करवा दिए थे। अब जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो सुनिए portal में मेरी बात, create हो चुके हैं ना। सुनो मेरी बात। नागर साहब हमें ये बताएगा कि नहीं, हमें किसको कांटेक्ट करना है। आज की डेट में एसटीए के 422 परमिट हमारे पास स्मार्ट चिप में लाइव है। 422 परमिट कंप्यूटर पे दर्ज है ना? तो वो इसमें तो 150 भी नहीं आ रहे आपके मास्टर, उसमें रूट मास्टर में रूट मास्टर में कितने आ रहे हैं भैया? 150 भी नहीं आ रहे सर। 422 परमिट आपके कंप्यूटराइज्ड है इसमें एसटीए के, आप उसको चेक कर ले, है ना। पक्के परमिट अपन ने लिए हैं। कितने पक्के परमिट का? पक्के परमिट का जो डाटा है वो 422 परमिट का इसमें डेटा दिख रहा है एसटीए के द्वारा जो जारी हुए हैं।
है ना। अब आप कहाँ का सर बोल मैं एक रहे बार हो? आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सर कि कितने रूट इंपोर्ट हुए हैं हमारे द्वारा। हम लोग अभी मीटिंग के बाद में शेयर कर दूंगा, है ना सर। एक बार चेक करके निकाल के दे देंगे, और जो नहीं होंगे तो वो प्रिफर तो करने पड़ेंगे ना, रूट तो पहले थे ही नहीं इनके। वो तो आप चाहे जैसे भी कर रहा हूँ, जो दिए गए वो तो हम लोगों ने डाल ही दिए थे, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ नहीं दिया नहीं, उसमें। अब मेरे को हम लोग मालूम नहीं आगे है, बढ़ते हैं, हम लोग ट्रेनिंग मेरे को स्टार्ट ये करते हैं। मालूम नहीं है कि एसटीए से कितने परमिट जारी हुए हैं, पर कंप्यूटर में 422 परमिट का इसमें एंट्री हुई है। 422 परमिट एसटीए से स्मार्ट चिप के जो डेटाबेस में 422 परमिट इसमें लाइव दिख रहे हैं कि जो परमिट इसमें जिंदा है ना। अब यदि उस पर जारी किए गए तो हो सकता है वो मैन्युअल से अभी तक कंप्यूटर पे दर्ज नहीं किए गए हो, मैन्युअल रिकॉर्ड को अभी तक कंप्यूटराइज नहीं बिल्कुल किया गया हो, जो 2018 से अपन इसमें बिल्कुल। तो कवायद सर कर 400 रहे हैं। परमिट के हिसाब से 260 परमिट ठीक है, 260 रूट डल गए होंगे क्योंकि डुप्लीकेट हटा दिए गए होंगे उसमें से, है ना सर। हाँ, मैं अपन फिर वही भी देख लेंगे सर इसको। नहीं, अलग से मेरा नहीं मतलब हो नहीं हो सकता है गौरव, इसमें बहुत सारे परमिट है कि जो अभी तक इन कंप्यूटर पे ये दर्ज नहीं हुए हो, कंप्यूटराइज नहीं किया गया हो, वो रूट भी हो सकते हैं, वो परमिट भी हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का तो हाँ इसमें बिल्कुल, ये देखना 2018 पड़ेगा, से ये देखना कर रहे पड़ेगा हैं, इनको तो। है ना। आप उसमें हेलो। देख लेना, ठीक है है ना। सर हम लोगों ने जो परमिट ठीक के है। जो एक्सेल सीट में भेजे थे उसमें डुप्लीकेट वाला कोई वो नहीं है, सारे मेन परमिट है उसके अंदर। अरे मेन परमिट का नहीं बोल रहा हूँ मैं हम इसको आपको, मीटिंग के बाद डिस्कस ये कर लेंगे आपसे नहीं अलग सर, से। ये बोले ना 422 में जो 207 की एंट्री की है, बाकी डुप्लीकेट हटा दिया। डुप्लीकेट तो एक भी नहीं भेजा था। ग्वालियर हाँ, झांसी का अगर 10 परमिट है तो ग्वालियर झांसी का एक ही रूट भेजा था आपको। नहीं मेरे को इन्होंने एके सिंह साहब ने भेजी थी जो फाइल, वैसी मैंने इन लोगों को फॉरवर्ड कर दी थी। नहीं सर, मैं एके एसटीए की बात। एके सिंह साहब ने एसटीए की फाइल कंपाइल करके मेरे को भेजी थी, वैसी की वैसी अभी इनको अपन ने फॉरवर्ड करी थी, एक बार और चेक कर लेना आप, है ना। पाटियार जी वो वाली फाइल मैंने इनको दे दी है, मतलब चेक करने के लिए वाली हाँ, जो वो आपने मेरे को फाइल हमको शेयर की थी, है ना। सर तो वाली फाइल मैंने दे दी है, तो उसमें 264 रूट्स दिख रहे हैं सर उसमें, वो इनको हमने शेयर कर दी है मतलब। नहीं तो आप उनको देख लो तो ना, हमने इनका ऐसे ये बोला कि यूपी जो का कहना, यूपी के 1000 रूट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 422 परमिट टोटल यूपी एसटीए से के जारी किए गए हैं। यूपी के 1000 रूट नहीं बोल रहा सर मैं, यूपी के जितने 250 रूट थे उसमें हाँ से हाँ एक भी एंटर नहीं हुआ है। हाँ, तो उसको इसमें देखो ना नवीन, जो मैंने शीट भेजी और वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, जो एके सिंह साहब ने मेरे को भेजी थी, है ना। अब एके सिंह साहब को किसने भेजी है ये पूछ लेना कि उसमें कहाँ से मिसिंग हुई है। नहीं तो अब उसमें हमने इनको बता दिया ना कि आप रूट को ऐड भी कर सकते हो, तो ऐड कर लें हाँ इतना, ठीक है है ना, ऐड कर सकते हैं ना अब तो रूट को। ठीक है। अरे संपर्क अगर वो तो करे ऐड कर लो खुद ही। ठीक है सर, इसको डिस्कस कर लेंगे सर, कंटिन्यू करने पे हाँ। ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं सर। दूसरा सर ये उसके बाद पूछ में रहा हम था लोग कि अब अभी सर हाँ दूसरा ये बताइए। पूछ रहा हूँ, आपने एसटीए को भी आरटीए में कर दिया है, एसटीए में स्टेट वाइज परमिट है तो क्या इसको आप स्टेट वाइज कर सकते हैं? इस एसटीए को आरटीए वाइज कर दिया, मतलब समझ नहीं आया मुझे। आपने जो मतलब आरटीए में तो आरटीए के रूट के परमिट जारी होते हैं, एसटीए में 5 स्टेट है जिनके यहाँ से परमिट जारी होते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आपने सारे परमिट एक संग ही लाइव कर दिया, उनको आप स्टेट वाइज लाइव कर सकते हैं क्या? स्टेट वाइज करनी पड़ेगी। रूट ये मास्टर तो में स्टेट पाटीदार सर, पाटीदार सर, हाँ जी, सर ये थोड़ा इनका जवाब दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेरी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके यहाँ पे जो एसटीए परमिट जारी करता है, उन्होंने बाइफरकेट कर रखा है कि यूपी का आप करोगे, है ना, अभी आपका छत्तीसगढ़ का ये परमिट देंगे, राजस्थान का ये देंगे, गुजरात का ये देंगे, है ना, महाराष्ट्र का ये व्यक्ति देगा परमिट, ये है इनका कहना है। तो वो तो आप बताएं अच्छा। इसमें क्या ये हो सकता है क्या, टेक्निकली मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें कि सर ये सॉफ्टवेयर से नहीं हो पाएगा, सॉफ्टवेयर से नहीं हो पाएगा सर, ये तो इनको manually हैंडल करना पड़ेगा कि ये खुद से ही मतलब हाँ, जिसका जो स्टेट का है वो जारी करेगा परमिट, है ना। वही वेरीफाई करे, वही एप्लीकेशन आगे बढ़ाए उसको। ठीक है दूसरा सर ये पूछ रहा था कि जैसे ग्वालियर से झांसी का कोई परमिट है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बताइए। ग्वालियर से झांसी कोई परमिट एसटी से जारी किया हुआ है, 10 लोगों का परमिट जारी है और 10 लोगों के रूट अलग, बायाज उनके अलग अलग है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए इसमें बहुत क्लियर सी मैं बात बता दूं, जैसे अगर हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन देख रहे हैं, तो सोर्स से डेस्टिनेशन एक रूट अगर बाया अगर चेंज हो रहा है, जैसे अगर हम देखें सिंगरौली से मैं बनारस जा रहा हूँ,
तो सिंगरौली से इलाहाबाद देखते हैं, सिंगरौली से मैं बनारस, बनारस से इलाहाबाद, एक रूट हो गया ये। और अगर एक डिफरेंट रूट है, सिंगरौली से मैं मिर्जापुर जाऊँ, मिर्जापुर से फिर इलाहाबाद जाऊँ, है ना, ये दूसरा रूट हो गया। की बात तो ये नहीं दोनों करता अलग मैं, अलग रूट है, रूट वही है, वायाज अलग अलग है। रूट वही है। अरे ये रूट अलग हो गया, सुनो मेरी बात, क्या गौरव, ये रूट अलग हो गया है। यदि वायाज अलग हो गया तो रूट अलग हो गया है। भोपाल से वाया सागरपुर आप भोपाल से वाया सागर आप जबलपुर जाओगे, ये अलग रूट है। भोपाल से जबलपुर आप वाया राजमार्ग नरसिंहपुर होके जाओगे, ये रूट अलग है, ये टोटली डिफरेंट रूट हो जाएगा। वायाज यदि अलग हो गया तो वो रूट आपका अलग है, मार्ग अलग है ना। तो वो अपन ने पहले ही बोला था कि यदि रूट सेम हो, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन यदि सेम है पर उसके वायाज अलग है तो उसको अलग रूट मान्य किया जाए, है ना। ये उस समय क्लियर हो गया था, AK साहब भी थे और नागवंशी जी ने भी इस चीज को लीड किया था और काफी ये बनाया था, है ना। वो रूट अपने आप में अलग है, वो रूट एक नहीं होगा, न उसको रूट को एक मान सकते हैं। लेकिन सर एक चीज और है, ये इनका मुझे लग रहा है एक डाउट ये आ रहा है इनका, जैसे अगर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आपका कहना ये है कि अगर 10 बाया स्टेशन पड़ रहे हैं, है ना, तो अगर हमारे अगर 4 ही बाया स्टेशन आ रहा है या फिर 5 बाया स्टेशन आ रहा है दूसरे, मतलब वो 5 बाया स्टेशन दिखाना चाह रहा है, तो हम लोग क्या सिंगल रूट में जो भी एक रूट पे पड़ने वाले सारे बाया को डाल सकते हैं। और जब टाइम टेबल हम लोग भरते हैं वहां पे हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरा सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में 10 स्टेशन है, मैं चाहता हूँ 10 टोटल 10 स्टेशन पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि 4 वाया स्टेशन के लिए मैं टाइम टेबल में डालूं, तो वो हमारे सिस्टम में पॉसिबिलिटी है। हम लोग जब एप्लीकेशन लेते हैं तो वहां पे इंटरमीडिएट स्टेशन पे पूछते हैं कि हॉल्ट करना है आपको कि नहीं करना है। अगर हॉल्ट नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली वो टाइम टेबल से हट जाएगा, आपको उसका टाइम टेबल नहीं भरना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ सिस्टम है पूरा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक एप्लीकेशन केवल STA में एक एप्लीकेशन आई है NIC से, वो है कौन सी थी, इंदौर से अहमदाबाद। ठीक है, इंदौर से अहमदाबाद में उसके स्टेशन इंदौर BST से स्टार्ट होके वो स्टार्ट कर रहा था और गंगवाल उसका स्टॉपेज नहीं था, लेकिन उसे टाइमिंग डालना पड़ा। जब उसने टाइमिंग डाला तब एप्लीकेशन उसकी वो मूव हुई, तब वो आगे जाके हुई। तो हम उसको नहीं वो गलती है, वो आप गलत कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है उसमें, अगर वो हॉल्ट के लिए वो, क्योंकि वो एप्लीकेशन मेरे सामने ही भरा गया है, जो एप्लीकेशन आपके यहाँ आया है उसमें उन्होंने, अगर हमारे पास तो सिस्टम में है ही है, हॉल्ट अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा हॉल्ट, आप वो छूट जाएगा स्टेशन। अभी आप डेमो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ना। उसने गंगवाल स्टेशन की टाइमिंग अपनी डेमो तरफ से दिखाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, डेमो देखते हैं फिर क्लियर करते हैं इसको। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। स्टेज कैरिज का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं इस सिस्टम पे। तो हम लोग नॉर्मली सिटीजन पोर्टल पे जिस तरह से जाते हैं वैसे जाएंगे हम लोग। ये तो दिया, ऐड कर लेना जो रह गए टेक्स्ट का रुक जाओ। मैं वाहन सर्विस पे पहुंच गया हूँ, टेक्स्ट आ जाने दो उनको। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे मैं व्हीकल नंबर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पे और टैक्स आ रहा है और ये सारी सिटीजन सर्विसेज जो ऑलरेडी चल रही हैं इस पोर्टल पे, है ना। तो ये तो आप लोग यूज कर रहे हैं, पे और टैक्स वाली सर्विस अब यूज होने लगेगी। तो यहाँ से आप जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है उनका टैक्स पे कर सकेंगे यहाँ से, है ना। हम लोग चलते हैं ऑनलाइन अदर सर्विसेज के अंदर। ऑनलाइन परमिट का लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। ये चेसिस नंबर मैंने दर्ज कर दिया है और जो भी आपका व्हीकल के साथ में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। मैंने OTP एंटर किया और मैंने लॉगिन कर लिया है। हम लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन हमारी होम वाली आ गई है। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपका जो परमिट का जो एप्लीकेशन है वो तो आपका कोई मेन परमिट का एप्लीकेशन, मेन परमिट में स्टेज कैरेज परमिट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट हो गया, प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट हो गया, AITP और नेशनल परमिट, है ना, गुड्स के केस में। इसके अलावा फिर आपका जो दूसरा पार्ट है वो है टेम्पररी परमिट। टेम्पररी परमिट में आपके 87 1A 1B में आप जारी करते हैं और 87 1C में जारी करते हैं। और तीसरा हो गया आपका स्पेशल परमिट 88 8।
तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं अप्लाई फॉर न्यू परमिट जो दिख रहा है, ये मेन परमिट एप्लीकेशन के लिए है। जो हम 5 साल वाले परमिट अप्लाई करते हैं, इस मॉड्यूल के थ्रू हम मेन परमिट की एप्लीकेशन करेंगे, चाहे वो स्टेज कैरेज हो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, या फिर प्राइवेट सर्विस व्हीकल हो, AITP हो, नेशनल परमिट हो, आपको इसी मॉड्यूल से जाना है। फिर आपका जो टेम्पररी परमिट है उसमें हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है स्टेट के हिसाब से। एक हो गया 87(1)C, टेम्पररी परमिट 87(1)C, तो ये हमने सेपरेट करा है, और एक टेम्पररी परमिट वाला मॉड्यूल एक अलग से दिया हुआ है। इस टेम्पररी परमिट में आप 87(1)A और 1B इशू करेंगे, ठीक है। 87(1)A मतलब जो 7 डेज के लिए हम मैक्सिमम जारी करते हैं वो परमिट हो गया, और 87(1)B आपका गुड्स वाला हो गया। इसके अलावा फिर आपका ये स्पेशल परमिट, ये स्पेशल परमिट आपको कंसीडर करना 88(8) वाला, जिसमें हम लोग मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए जारी करते हैं, और पैसेंजर की लिस्ट जिसमें हम लोग एनक्लोज करते हैं। तो हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं स्टेज कैरेज परमिट से। यहाँ आप देखेंगे तो व्हीकल का डिटेल पूरा हम लोग अपीयर हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद में हम देखेंगे अदर नेसेसरी डिटेल में, यहाँ आपको टैक्स डिटेल दिख जाएगा, फिटनेस दिख जाएगी व्हीकल की कितना है, और इंश्योरेंस डिटेल्स दिख जाएगा। तो टैक्स की वैलिडिटी होना चाहिए जब भी आप परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, फिटनेस की वैलिडिटी होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम चेक करेगा, और ये इंश्योरेंस आपका IIB से फैच हो ही रहा है ना। इसके अलावा फिर हम लोग चलते हैं परमिट मॉड्यूल पे। परमिट डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहीं पे मैं क्लियर करता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे परमिट टाइप दिए हुए हैं स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट। तो मैं अगर स्टेज कैरेज परमिट सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर 4 कैटेगरी पड़े हुए हैं। एक तो आपका सिटी परमिट, जनरल परमिट, उपनगरीय सब्सिडी मार्ग, और रूरल परमिट। रूरल परमिट के लिए अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है टैक्स वगैरह का। आपका सिटी परमिट, जनरल परमिट, उपनगरीय और सब्सिडी मार्ग, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है ना। स्टेज कैरेज का जो मेन परमिट है उसको देने के लिए अपने मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, जनरल परमिट मैं सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट ऑफिस है ये आपके 10 RTO और STA दिखाई देंगे यहाँ पे। तो मैं जिस भी RTO या STA मतलब जो भी ऑफिस सिलेक्ट करूंगा तो उस यूरिसडिक्शन में आने वाले सारे रीजन्स और सारे रूट्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अगर भोपाल सिलेक्ट किया तो आप देखिए भोपाल के रूट्स आ जाएंगे इसमें, है ना। ये जो नीचे टेबल देख रहे हैं एरिया और रूट्स में दिख रहा है, जो हम लोगों ने अभी रूट और रीजन मास्टर हमने RTO लॉगिन के थ्रू चेक करे थे कि किस तरह से हम लोग हैंडल कर रहे हैं उसको। तो हमने ये जो रूट और एरिया हमने वहां डाले हैं वो हमें यहाँ डिस्प्ले होंगे RTO के सिलेक्शन पे। तो जैसे मेरा रीवा का मेरा वो था, रीवा RTO का था। रीवा RTO में मैंने अभी एक रूट ऐड किया था, रीवा से सिंगरौली। तो यहाँ रूट्स फ्रॉम सर्च करेंगे आप, रीवा से सिंगरौली, ये आपको देखो रूट दिखने लगा, ये मैंने अभी ऐड किया था, ये आपको दिख रहा है। तो हम लोग इसी पे ही आगे करते हैं, कोई एक रूट ले लेते हैं या कोई बड़ा रूट ले लेते हैं ताकि टाइम टेबल आपको बेहतर समझ में आएगा उससे देखने में। मैं एक काम करता हूँ, ये आप मैंने एक रूट को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मैं बेसिकली जनरल परमिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जनरल परमिट बेसिकली रूट वाला परमिट होता है। तो जैसे ही मैंने रूट को सिलेक्ट किया, रूट मुझे यहाँ मिल गया। अगर रूट मुझे किसी भी एप्लीकेंट को नहीं मिलता है आपके जुरिसडिक्शन में, जो भी डिजायर्ड रूट है, क्योंकि रूट मास्टर अभी तैयार किया गया है, तो वो आपको RTO, वो एप्लीकेंट को RTO से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो चेक करेंगे, अगर रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे उसमें तो उनको अवेलेबल कराना होगा, अगर उनके जुरिसडिक्शन में आता है वो रूट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रूट ले लिया, बड़ा रूट मैंने ले लिया है, काफी सारे वायाज हैं इसमें। नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है इसमें, नंबर ऑफ ट्रिप्स बेसिकली हम लोगों का इवन नंबर रहेगा, क्योंकि ये क्या है कि इसमें रिटर्न ट्रिप मैंडेटरी है। आप 1 ट्रिप के लिए नहीं ले सकते हैं, या तो 2 ट्रिप के लिए लेंगे या 4 ट्रिप डालेंगे इसमें। टाइम टेबल आपको बेसिकली क्या रिटर्न ट्रिप का भी भरना पड़ेगा, इवन चाहे आप एक दिन में 1 ट्रिप ही लगा रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न ट्रिप का टाइम मैंडेटरी है टाइम टेबल। तो आपको 2 ही डालने पड़ेंगे, 2 ही ट्रिप डालने पड़ेंगे अगर इवन आप 1 ही ट्रिप चल रहे हैं एक डे में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स को 2 डाला तो नीचे एक टाइम ट्रिप। सर गौरव एक मिनट, मुझे इसमें ये कहना है, जैसे अगर कोई परमिट इंदौर सिंगरौली है तो वो 2 ट्रिप डाल ही नहीं सकता, उसको तो 1ST डालना पड़ेगा। STO बहुत सारे ऐसे परमिट हैं जो 1ST के हैं। नहीं बताइए, एक बार दोबारा से बताइए सर क्या कह रहे हैं। भाई अगर कोई एक्चुअली आपने कह दिया कि उसको मैंडेटरी है कि उसको EV नंबर में ही उसको ट्रिप डालनी है। सपोज कीजिए कोई ट्रिप 5 किलोमीटर का है तो वो तो फिर उसकी तो कोई सिंगल ट्रिप ही होगी इन डे। तो आप इसको मैंडेटरी नहीं सर देखिए क्या है, मैं एक सेकंड क्लियर करना चाहूंगा। जो अब मैंने जैसे नंबर ऑफ ट्रिप्स 2 डाले हैं, अब जैसे कोई व्हीकल है शाम को चलता है 6 बजे, है ना,
जैसे मैं आपका इंदौर वाले व्हीकल का, इंदौर से अहमदाबाद के लिए जिसने अप्लाई करा है STA में, उसने क्या किया है, शाम को उसकी बस चल रही है इंदौर से चल रहा है 6 बजे, और वो नेक्स्ट डे जा रहा है, शाम को 6 बजे चला वो, तो डे 1 में वो चला, डे 2 में वो पहुंचा, और डे 2 की शाम को फिर दोबारा वो चला, और डे 3 में वो इधर वापस आया। तो हम लोगों के जो टाइम टेबल है ना, उसमें आप डे स्पेसिफाई कर देंगे, और जो डिस्टेंस है उसका, एक्चुअली बेसिकली जो डिस्टेंस, ये पूरा जो ट्रिप का जो सिनेरियो है वो टाइम टेबल के लिए अपने लोगों ने करा हुआ है कि रिटर्न ट्रिप का टाइम टेबल भी डले उसका, कि वापस वो कब आ रहा है। और डिस्टेंस वाला जो फील्ड है जिसपे उसका टैक्स कैलकुलेट होना है, वो ये मल्टीप्लाई होके नहीं होगा, मल्टीप्लाई होके आपको दिखाएगा, लेकिन एप्लीकेंट सिंगल डे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है MP में वो डालेगा। मैं यहाँ पे ट्रिप पे देखो क्लिक करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे जो नीचे डिस्टेंस आ रहा है आपका 120 किलोमीटर आ रहा है ना, 120 किलोमीटर आ रहा है। मैंने 2 पे इसको टैप किया, मैं इसको 4 कर देता हूँ, इसकी 60 किलोमीटर लेंथ थी रूट की, मैंने 2 ट्रिप कर दिया तो ये 120 हो गया। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ और टैप करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसका नहीं कर पाई 1ST आता है। और अपन करेक्शन पे कर देते हैं, अपन 1ST कर देते हैं उसको, माइनस कर देते हैं। तो 1 डे की डिस्टेंस आप यहाँ पे एडिटेबल है बेसिकली, ये डिस्टेंस आपको चेंज कर सकते हैं आप। एक सेकंड, हो रहा क्या, पैसा है कुछ। सर एक बार रिपीट करना, बोलिए सर का वो चालू कर देना। तो वो चालू नहीं है जब मैंने बंद कर दिया, खुली नहीं। क्या है भाई साहब, अपने 1ST बहुत परमिट कर दिया ना माइक, क्यों भाई साहब? हाँ, इनसे कहो भोपाल में बैठ, यहाँ पे अभी देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन MP आपका अभी नहीं आ रहा है, इसको आप ट्रिप पे जैसे ही वो करेंगे, बाय डिफॉल्ट 2 ट्रिप तो आपको भरने ही भरने हैं, मतलब आना जाना, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से मैंडेटरी अपना रिटर्न टाइप का टाइम टेबल। हम जैसे ही यहाँ पे टैप करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स पे कंप्यूटर से, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। लेकिन क्या है, आपके यहाँ पे जो टैक्सेशन है स्टेज कैरेज का जनरल परमिट का, वो बेसिस पे है कि कोई भी व्हीकल मतलब पर डे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद इन MP, तो वो यहाँ पे एडिटेबल छोड़ा गया है, ये मतलब डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट था, इसी तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है इसको। तो हम लोग अब इसका टाइम टेबल भरते हैं यहाँ पे। तो जैसे रीवा से मैं भर रहा हूँ इसका, रीवा से आप टाइम टेबल भरने के लिए देखो दोनों चीजें हैं इसमें, आवर और मिनट का बार लगा हुआ, इससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर जो कंट्रोल आ रहा है उस पर आप क्लिक करिए एक बार, और मैं यहाँ से कीबोर्ड से भी भर सकता हूँ इसको। जैसे मैंने सुबह 5 बजे से शुरुआत की है ना, मिनट भी मैं डाल सकता हूँ, 5:10 पे मैं शुरू हुआ हूँ, और एक बार जब भर लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा ताकि ये यहाँ पे सेल में भर जाए। तो अब रीवा से मेरा डिपार्चर 5:10 हो गया और डे 1 हो गया है ना, और ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में अगले स्टेशन पे आ गया सीधी पे, तो सीधी पे डे 1 ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है, और ये जो टाइम है वो 5:11 हो गया है। अब ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो 11 बज के रात के 11:30 पर 24 आवर्स का फॉर्मेट जो हो गया अपना, 22 बज के अगर कोई गाड़ी निकल रही है तो हो सकता है वो अगले दिन रीच हो रही हो नेक्स्ट स्टेशन पे, तो यहाँ पे आपके पास डे चेंज करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप डे बदल सकते हैं। तो वो जो टाइम टेबल रिटर्न ट्रिप का है वो इस तरह से मैनेज हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसको सेम डे में टाइम टेबल डाल देना है। अगर वो आज शाम को चल रहा है, कल पहुंच रहा है, तो उसका जो आने से जाने का टाइम टेबल है वो आज की डेट में शुरू होगा और कल की डेट में खत्म होगा, है ना, डे 2 में खत्म होगा। और डे 2 की शाम को अगर वो दोबारा चला और डे 3 को वापस आया, तो डे 2 में आपका फिर से आना होगा, रिटर्न ट्रिप का जो टाइम टेबल रहेगा वो डे 2 से शुरू होगा और डे 3 पे कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं इसको, एक का इसका टाइम टेबल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अब मुझे टाइम भरना है, 5:10 पे चला और यहाँ पे दूसरे स्टेशन पे 6 बजे आ गया, इस पे मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। फिर मैं यहाँ से भी डिपार्चर भरूंगा, 6 बजे आने के बाद सीधी से वो कितने बजे डिपार्ट कर रहा है, मैंने कर दिया कि 6:15 पे डिपार्ट कर रहा है।
ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ ऑटोमेटिकली इसने डे 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे रीवा से मैं सिंगरौली आ रहा हूँ, मैं देवसर नहीं लिखूंगा, तो ये रूट तो कॉमन रहेगा। रीवा से सिंगरौली में कह लिया, अगर ये वाला रूट एडजस्ट कर रहा है तो सारे बाया इसके अंदर डल जाएंगे। जिस आदमी को रुकना नहीं है वो यहाँ पे हॉल्ट हटा देगा। मैंने हॉल्ट हटा दिया यहाँ पे, तो अभी ऑटोमेटिकली मेरा क्या है, इसका मुझे टाइम टेबल में ये प्रिंट नहीं होगा कि मैं यहाँ रुकूंगा देवसर में। ठीक है, 6:16 से मैं चला यहाँ पे, अब सीधी से मैं सीधा 8 बजे सिंगरौली पहुंच गया। अब मैंने दोबारा क्लिक कर दिया इसको। अब डे 1 में मैं सिंगरौली पहुंच चुका हूं, मैं वापस जाना चाहता हूं, वापस मैं दोपहर में निकलूंगा। तो दोपहर का अपन टाइम डाल देते हैं इसमें 14 बजे, 2 बजे दोपहर में मैं निकल रहा हूं वापस। तो यहाँ पे मैंने वापसी का टाइम डाल दिया यहाँ से। ये रिटर्न ट्रिप का मैं टाइम टेबल दिखा रहा हूँ, इसका ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है ये टाइम टेबल। आपको भरना कुछ नहीं, रूट के हिसाब से पूरा टाइम टेबल जनरेट हो गया है। देवसर में आप अगर नहीं रुकना चाहते हैं तो देवसर को फिर से हॉल्ट कर दीजिए आप, है ना। देवसर को आप हटा देंगे तो ये इसका टाइम टेबल नहीं भर पाएगा आपसे, है ना। सीधी पे अपन आ गए, सीधी पे मैंने फिर से भर दिया। और सीधी में डिपार्चर हमने डाल दिया इसको। और ये 16-26 पे ये वापसी होगी इसकी ट्रिप की, है ना। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैं डिस्टेंस यहाँ पे डाल सकता हूँ, जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल 200 × 2, तो 400 किलोमीटर हो गया। ये पूरे दिन के अंदर एमपी में ही चल रहा है डिस्टेंस, तो 400 ही हो सकती है। अब ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट सर्विस टाइप। सर्विस टाइप को सेलेक्ट करना मैंडेटरी है यहाँ पे, तो मैं ऑर्डिनरी कर लेता हूँ। और एक चीज और यहाँ पे चेक लगा हुआ है, एरिया या रूट में से आप एक ही चीज लेंगे। तो अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये सबमिट नहीं करने देगा मुझे एप्लीकेशन। प्लीज सिलेक्ट आइदर वन रूट और वन रीजन। तो मतलब जो भी परमिट जारी हो रहे हैं उसमें या तो आइदर वो रूट सेलेक्ट करेगा या फिर एरिया सेलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ रूट हटा देता हूँ, यहाँ लोकल मैंने सेलेक्ट किया था। ये मेरी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। इसके बाद मैं यहाँ को इसको देख रहा हूँ, व्यू कर रहा हूँ। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा एक बार, सिटीजन इसको वेरीफाई करेगा। ये पूरा हो गया, परमिट का डिटेल हो गया। अगर यहाँ पे कोई इशू लगता है उसको, तो एप्लीकेशन चेंज नहीं करेगा, उसको डिस्पोज करना पड़ेगा एप्लीकेशन, दोबारा से वो एप्लीकेशन कर लेगा, है ना। ये केवल वेरिफिकेशन है कि उसने जो एप्लीकेशन भरा है वो सही है कि नहीं है। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं पेमेंट के लिए। यहाँ ये फीस आ गया 10,000 रुपये और 75 रुपीज आपका यूजर चार्जेस हो गए। ये पूरा पेमेंट हो गया। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ से हमने हटा दिया है क्योंकि टेस्टिंग पे कुछ काम चल रहा है। तो हम लोग अभी आपको वीडियो दिखाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड का भी रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जिप जनरेट हो गया, तो रिसिप्ट जनरेट होने के बाद में हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जा रहा है। इससे पहले भी हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड है, तो एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना पड़ेगा। हम लोग अभी क्या करते हैं, एप्लीकेशन परमिट्स में जाके इसकी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेते हैं। जो हमने एप्लीकेशन करी है, ये एप्लीकेशन हो गया हमारा, इसको आप प्रिंट कर लेंगे और एप्लीकेशन की साइंड कॉपी वो एप्लीकेंट को अपलोड करनी होगी। अपलोड करने का मैं दिखा देता हूँ कहाँ से ऑप्शन रहेगा। पेमेंट करने के बाद में आप जाएंगे, अपलोड एंड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऐड पेंडिंग डॉक्यूमेंट, मॉडिफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही ऐड पेंडिंग डॉक्यूमेंट करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं करे हैं वो आपके पास जनरेट हो गए, तो वो आप जनरेट कर लेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, या पहले से जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है पेमेंट करने से पहले, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं।
सिटीजन साइड से ये काम कंप्लीट हो गया। हम लोग आरटीओ साइड चलते हैं। एप्लीकेशन अब वेरिफिकेशन के लिए रिसीव हो गया होगा। जल्दी करवा दी पूरे रिकॉर्ड में। यहाँ हम देखेंगे तो एप्लीकेशन हमें पेंडिंग एप्लीकेशन में दिख जाएगा। ये एप्लीकेशन हमारी वेरिफिकेशन पे आ चुकी है ना। हमने इस परमिट के लिए अप्लाई करा था, तो ये फ्रेश परमिट की एप्लीकेशन है, वेरिफिकेशन पे दिख जाएगी। तो जो भी मतलब आरटीओ ऑफिशियल होंगे जिनके पास परमिट के वेरिफिकेशन के राइट्स होंगे, उनको ये एप्लीकेशन दिखेगा। यहाँ ओनर डिटेल हो गया, अदर व्हीकल इन्फॉर्मेशन सारा दिख जाएगा आपको। अपलोडेड डॉक्यूमेंट आप देख सकेंगे यहाँ से, जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं। ये व्हीकल का डिटेल हो गया और परमिट का डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये हमने अप्लाई करा था स्टेज कैरेज जनरल परमिट के लिए अप्लाई किया था। इसमें परमिट कैटेगरी जनरल परमिट आ गया। इसमें आप यहाँ पे फी डिटेल भी आ रही है सीधा कि क्या क्या पेमेंट्स हुए हैं इस पे। और आप देखेंगे रूट का डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया हमारा उठ के। ये विद इन स्टेट रूट लेंथ आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि इसी के बेसिस पे उसका एमबी टैक्स का कैलकुलेशन होने वाला है आगे। अगर यहाँ पे कोई गलती है तो आरटीओ में हमने इसको सुधार करने की व्यवस्था रखी है। अगर कोई सपोज करो कम डिस्टेंस डाल के आ जाता है और आप परमिट इसको कर देंगे अप्रूव, तो प्रॉब्लम ये होगा कि इस परमिट पे टैक्स आने लगेगा कम, व्हीकल पे टैक्स जो पे करेगा वो कम आने लगेगा। तो यहाँ पे आपको स्पेशली इस चीज को वेरीफाई करना है, क्योंकि ये स्पेशल फील्ड लगा हुआ है विद इन स्टेट रूट लेंथ पर डे। इसी के बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये मुझे लगता है ये कम भरा हुआ 420 होना चाहिए, इमेजिनेशन के लिए हमने इसको बढ़ा दिया, 420 कर दिया है। वैसे 400 किलोमीटर ही है इसका लेंथ। टाइम टेबल में आप क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल में आप ये कर सकते हैं कि अगर टाइम गलत डला हुआ है तो आप ठीक कर सकते हैं उसको। जैसे ये 5:10 भरा हुआ है, मैं कर दूं इसको मैंने 5:16 कर दिया यहाँ पे। तो टाइम सुधार सकते हैं, बाकी नंबर ऑफ ट्रिप्स और टाइम टेबल में वैसा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भर के आया सिटीजन साइड से, है ना। केवल टाइम में आप चेंज कर सकते हैं अगर टाइम में इशू लगता है। तो मैं इस एप्लीकेशन को आगे मूव कर रहा हूँ अप्रूवल के लिए। अब हम इसको अप्रूव करेंगे। वही सेम चीज है, परमिट डिटेल्स में आप अगर देखेंगे तो यहाँ इसका लेंथ जो है 420 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे आप टाइम टेबल आप चेंज में इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इवन विद इन स्टेट रूट लेंथ आप फिर भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर अप्रूवल अथॉरिटी को लगता है कि कुछ गलती हो गया तो वो रिवर्ट बैक करेंगे एप्लीकेशन को, और जैसे ही रिवर्ट बैक करेंगे तो वो ठीक कर सकेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे इसको एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता हूँ। अब ये परमिट अप्रूव हो गया। परमिट को प्रिंट हम लोग कहां से करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने व्हीकल नंबर डाला। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रिंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रिंट बाय पर्पज एंड परमिट टाइप, रिप्रिंट योर परमिट, एआईटीपी फॉर्म 2 फॉर्म 3 प्रिंट। इसमें आपको जो मेन यूज होगा वो प्रिंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर और रिप्रिंट योर परमिट। जैसे आप पहली बार जब प्रिंट कर लेते हैं परमिट तो वो प्रिंट वाली विंडो से हट जाता है, रिप्रिंट में आ जाता है। तो यहाँ मैंने देखो ये परमिट बन गया है, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ये आपका पूरा टाइम टेबल देखिए पूरा प्रिंट हो गया इसमें। तो अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने जहाँ पे एक सेकंड नीचे दिखाते हैं इसको जहाँ जनरेट हुआ ये आप देखिए टाइम टेबल आप जो देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने इसको हॉल्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इसने, जैसे मैंने देव सर को हॉल्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली हॉल्ट में आ रहा है नो स्टॉप, है ना, और उसका टाइम भी हो जा रहा है। तो
एक रूट जिसमें मल्टीपल स्टेशन हैं, तो आप एक ही रूट बनाइए, उसमें सारे स्टेशन डाल दीजिए। जो जो भी उसको जो भी पिक करेगा हमारे उससे सिस्टम से, वो टाइम टेबल भरते समय उसको हॉल्ट उसमें ऑप्शन को हटा देगा, मतलब हॉल्ट नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके रूट से वो हट जाएगा। तो जो बेसिकली टाइम टेबल के हिसाब से उसका रूट माना जाएगा परमिट जो प्रिंट हो रहा है ना। तो ये कुल मिला के हमारा एक ये परमिट स्टेज कह रहे जनरल परमिट जारी हो गया है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और भी था कि जैसे इसका एमबी टैक्स जमा इस महीने का है, अगर इसका लेंथ के हिसाब से इसका जो टैक्स है वो अगर ज्यादा है, तो आपको वो बैलेंस में असेसमेंट करके उस महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। जैसे मैं फरवरी में ही परमिट जारी कर रहा हूँ, तो इसने 200 रुपए पर सीट पर मंथ के हिसाब से टैक्स जमा किया हुआ है। 200 रुपए पर सीट पर मंथ के हिसाब से इसका टैक्स जमा है। और जब वो आप परमिट की एप्लीकेशन अप्रूव कर रहे हैं, तो उसका अगर रूट लेंथ उसका ज्यादा हो रहा है, 100 किलोमीटर से ऊपर जा रहा है उसका, तो वो उसको आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा कि उसका कितना टैक्स ड्यू बन रहा है इस महीने का, फरवरी का। क्योंकि फरवरी का टैक्स तो उसका ऑलरेडी जमा है एमबी टैक्स, मार्च ऑनवर्ड्स उसका नई डिस्टेंस पे टैक्स आएगा। तो ये अब जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इसका 420 किलोमीटर के हिसाब से होगा। 420 किलोमीटर इसका लेंथ पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको टैक्स कलेक्शन में जाके। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप देखिए रूट लेंथ इसका 420 किलोमीटर आने लगा। तो अब इसका जो टैक्स कैलकुलेट होगा हमारा 420 किलोमीटर के हिसाब से, वो मार्च से होगा। तो फरवरी में परमिट जारी करते समय अगर उसकी टैक्स की कोई भी लाइबिलिटी बन रही है, तो वो आपको मैनुअली असेसमेंट करके उससे जमा कराना पड़ेगा और फिर आपको परमिट अप्रूव करना पड़ेगा। ये आप देखिए पूरा 420 किलोमीटर के हिसाब से टैक्स बन के आ गया है 16,352 रुपए इसका। और इसका जो पुराना टैक्स है ये 5600 रुपए पे किया है केवल, जो 200 रुपए पर सीट वाला जो टैक्स है फरवरी मंथ के लिए। तो 5600 रुपए टैक्स है इसका और 16,352, तो ये डिफरेंस आपको जमा कराना पड़ेगा। हम लोग इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? स्टेज कैरेज जनरल परमिट, पाटीदार सर? हाँ बताएं। सर स्टेज कैरेज जनरल परमिट हमने कवर कर लिया है। तो ठीक है। इसमें जो टैक्स का जो लायबिलिटी है वो मैनुअल एसेस करके लेना पड़ेगा। अगर उस महीने का जो टैक्स उसका स्पेयर टैक्स जमा है, उसके अलावा हाँ। कोई लायबिलिटी है तो वो मैनुअल एसेस करके लेना पड़ेगा। इसके अलावा सर कुछ और बताना हो तो आप बता दीजिए सर इसमें। नहीं, मैनुअल असेसमेंट तो इसका हो जाएगा, पर इसमें हमको मैनुअल असेस करने का जो परमिट ग्रांटिंग जो है, जहां से जैसे मान लो कि गाड़ी रजिस्टर्ड आपकी विदिशा में है और परमिट ग्रांट हो रहा है भोपाल से, तो भोपाल से ही वो उसके इसमें असेस करके उसमें उतना टैक्स का उसमें डालते, तो वो क्या झंझट खत्म हो जाएगा। है सर, ये हमारे यहाँ पे है, ये सिस्टम में अवेलेबल है। मतलब अवेलेबल जो है एप्लीकेशन नंबर परमिट की जनरेट हो रही है ना, उसी पे ही वो बैलेंस निकाल के उस पर जनरेट बस, करके बस। पैसा जमा करा लेंगे और उसके बाद परमिट जारी कर देंगे। कई केस में होता है कि रीवा की गाड़ी है और इंदौर में परमिट ले रही है। अब रीवा का जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या टैक्सेशन अथॉरिटी, उसको मालूम ही नहीं है कि मेरी गाड़ी ने वहाँ परमिट ले लिया तो इस पे कितना टैक्स होगा। तो वो जो परमिट जारी कर रहा है वो उस पे एक्स्ट्रा टैक्स है, तो उस महीने का वो उसमें बैलेंस ऑफ टैक्स से उसको कलेक्ट करवा ले, है ना, बस ये जरूरी है। ठीक है। मालूम कैसे पड़ेगा? वो तो ऑनलाइन गाड़ी के खाते में परमिट चढ़ गया है। अगली बार जब वो टैक्स जमा कर, ये पक्के परमिट की बात थी ना, तुम्हारी यहाँ तो अपने टीपी है। तो सिमिलरली ये हम लोगों ने अभी एक स्टेज कैरेज जनरल परमिट का एप्लीकेशन देखा है। सेम तरीके से ही हमें बाकी एप्लीकेशंस भी करने होंगे मेन परमिट के लिए। मैं एक बार दिखा देता हूं, हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टेम्पररी परमिट के लिए बढ़ेंगे।
हम लोग अब इसी गाड़ी पे हम लोग एक काम करते हैं, हम इस पर टेम्पररी परमिट 87 1C का एप्लीकेशन देखते हैं। वो सिमिलरली वो सेम तरीके से होगा, हम क्विकली करेंगे इसको। 87 1C का परमिट जारी करने के लिए सेम प्रोसेस है उसका। स्टेज कैरेज परमिट सिलेक्ट किया और परमिट कैटेगरी में आप जनरल परमिट ले सकते हैं, जो भी लेना है वो ले सकते हैं। जनरल परमिट ले लिया मैंने। और इसमें जो टेम्पररी परमिट 87 1C वाला जो परमिट है, इसमें आप देखेंगे सभी आरटीओ की लिस्ट आएगी, सभी आरटीओ की लिस्ट आएगी और इवन एसटीए की भी लिस्ट आएगी। जो मेन परमिट था वहाँ हमारे केवल एसटीए और आरटीए दिखाई दे रहे थे, अभी यहाँ पे सभी आरटीओ देखेंगे। तो मैं 17 में करता हूँ इसको। आरटीओ का डीटीओ चाहिए ना, ये दीवा के साइड से परमिट ही काफी आरटीओ कह रहे हैं वो एक्चुअली अब ये देखिए वैलिड फ्रॉम डेट और वैलिड अप टू डेट, ये यहाँ पे भरना पड़ेगा। जो अपना मेन परमिट में क्या था कि 5 साल उसका वैलिडिटी होता है, वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 4 मंथ्स तक भरने देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रॉम डेट अगर 24 लिया है तो ये 23 जून तक मैक्सिमम जा रहा है। इसको मैं कम कर सकता हूँ, इसको मैं कम कर सकता हूँ। अभी मैं इसको 4 महीने तक रहने देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है इसमें। और इसमें हम लोग ले लेते हैं सेम अदर ले लेते हैं और एक रूट ले लेते हैं, एक जनरल सा ए से सी से ई और डी जाते हुए। या मुझे टाइम टेबल भरना है, टाइम टेबल भी भरना पड़ेगा इसमें अगर स्टेज कैरेज जनरल परमिट है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, हॉल्ट वाला आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एमपी आ गया, पर्पज ऑफ जर्नी ऑटोमेटिकली 87 1C टेम्पररी नीड आ गया। अब हम मैं इसको अगर इसको एप्लीकेशन को सबमिट करूंगा तो कुछ चीजें चेक करेगा। अब ये कह रहा है यू कैन नॉट एक्सीड टेम्पररी परमिट वैलिडिटी मोर देन ट्यूसडे फरवरी 28। अब इसमें क्या है कि इसमें ये चेक लगा हुआ है एप्लीकेशन में कि अगर व्हीकल टेम्पररी परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो वैलिडिटी अप टू वैलिडिटी है, जो जिस ड्यूरेशन का वो परमिट लेना चाहता है उसमें जो अप टू वैलिडिटी है वहां तक का उसका टैक्स जमा होना चाहिए। स्पेयर वाला ही, स्पेयर वाला अगर परमिट है तो परमिट वाला टैक्स होना चाहिए उसका जमा, या जो भी एमबी टैक्स उसके व्हीकल पे लायबल है वो जमा होना चाहिए। तो इसका परमिट का जो इसका गाड़ी का जो टैक्स है वो 28 फरवरी तक का जमा है। तो ये यहाँ पे अप्लाई करते समय 28 फरवरी तक का ही टेम्पररी परमिट अप्लाई करने देगा। 87 1C की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को अगर इससे ज्यादा डेट से परमिट लेना है तो पहले उसको एमबी टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्स कलेक्शन से जाके, और उसके बाद में ये सिस्टम अलाउ कर देगा। अगर आप मार्च तक का टैक्स भर के आ जाएंगे तो वो मार्च तक की वैलिडिटी देगा। तो इस तरह से अगर मैक्सिमम अगर 4 मंथ का परमिट ले रहे हैं तो पहले 4 महीने का वो टैक्स जमा करेगा, उसके बाद में वो 87 1C का एप्लीकेशन अप टू जून कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 28 फरवरी तक ही कर देते हैं वो पहले डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। वो रिफंड के लिए आएगी। या मैं सबमिट कर देता हूं इसको, या फिर वही सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा सिटीजन वेरीफाई करेगा। तो उसको अगर कोई भी इशू दिखता है इस टाइम पे तो वो करेक्शन करने के बजाय आप इसको डिस्पोज करेंगे और डिस्पोज करके फिर उसके बाद में पुनः एप्लीकेशन करेंगे। मैं यहाँ इसको एप्लीकेशन को आगे बढ़ाता हूँ। ये आपका 1500 रुपये टेम्पररी परमिट का फीस आ गया और 75 रुपीज आपके यूजर चार्जेस हो गए। यहाँ मैं पेमेंट कर देता हूँ। वही सेम डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ेंगे, यहाँ भी हम लोगों ने टेस्टिंग पे हटाया हुआ है, हम लोग दिखाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड का भी प्रोसेस। ये हमारी रिसिप्ट हो गई। अब इसमें थोड़ा सा ये है, ध्यान देने की बात ये है कि इसमें आपका एमबी टैक्स 28 फरवरी तक का जमा है। आरटीओ साइट जाएगा तो फिर से मैनुअल असेसमेंट करना पड़ेगा आरटीओ साइट पे कि ये जो टेम्पररी परमिट ले रहा है जिस रूट के लिए, उस रूट पे या फिर जो भी परमिट के हिसाब से उसकी टैक्स की लायबिलिटी है उसको मैनुअली आपको एसेस करना पड़ेगा और उसको जमा कराना पड़ेगा। भैया भैया बीसी में हम थोड़ी देर से यहाँ एप्लीकेशन आपका वेरिफिकेशन एंड पे आ गया है। अच्छा हुआ है। वो स्पेयर वाला एडवांस
इसको आप देखेंगे तो परमिट डिटेल सारा आ रहा है, इसका टाइम टेबल आपको पूरा मिल रहा है। तो सेम चीज है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस जो आपको दिखाया गया है, इसका केवल और केवल इतना यूटिलाइजेशन है कि टेम्पररी परमिट जारी करने से पहले आप उस व्हीकल का टैक्स असेसमेंट करेंगे कि उसने जो टैक्स, स्पेयर टैक्स या परमिट के बेसिस पे टैक्स जमा किया हुआ है, और अभी आप जो ये जो डिस्टेंस का परमिट देने वाले हैं उसको टेम्पररी, उसके बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो मैनुअल असेसमेंट करके इस एप्लीकेशन नंबर पे, जो परमिट की एप्लीकेशन नंबर है या व्हीकल नंबर पे, आप डिफरेंस ऑफ टैक्स जमा करवाएंगे। डिफरेंस ऑफ टैक्स हम लोग सब जमा करते हैं, आरटीओ सबको पता है। तो ये डिफरेंस ऑफ टैक्स जब वो जमा करके आ जाएगा तो आप इंश्योर कर लेंगे कि ये पैसा जमा हो गया है। जमा कराने के बाद में आप इसको वेरीफाई और अप्रूव कर देंगे। तो सेम ये इसका केवल एक ही पर्पज है, ये आपको टैक्स इसी समय ही कलेक्ट करना है। जो मेन परमिट है उसमें तो टैक्सेशन आपका अगले मंथ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, परमिट के अकॉर्डिंग आने लगेगा टैक्स। इसमें आपको इसी समय कलेक्ट करना पड़ेगा ये जो भी पैसा उसकी लायबिलिटी बन रही है। ये हम अप्रूव कर देते हैं इसको। अक्टूबर में डेट गलत हो गई है तो उसकी अक्टूबर पहले तो करेंगे। अक्टूबर में डेट गलत अक्टूबर अपन कर चुके हैं, डेट गलत है फिर उसमें तो अभी सुधार नहीं है, काटेंगे तो पहले कर सकते हैं, डिस्पोज करनी पड़ेगी। वो फिर उसके एंड पे चली जाएगी, उसको दो फ्रेश एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ वो भी कह रहे थे ना कि सिर्फ आप टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ टाइमिंग। एप्लीकेशन में डेट सही है, अपन ने अप्रूवल में डेट गलत ये आप देखिए टेम्पररी परमिट का प्रिंट आ गया है। ये आप देखेंगे टेम्पररी परमिट का प्रिंट लगभग सेम ही है, और ये नीचे टाइम टेबल ही इस पे भी प्रिंट हो गया है ना। तो सेम है पूरा प्रोसेस। ये परमिट का प्रिंट, टेम्पररी परमिट का प्रिंट सिटीजन साइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ से साइंड कॉपी जारी कर सकते हैं अप्रूवल के पास, वो वहाँ पे भी विजिबल हो जाएगा परमिट अपना। ये दोनों अलग बायास के अकॉर्डिंग से वो बाकी के लिए बायास का अकॉर्डिंग किलोमीटर यहाँ हम लोगों ने 87(1)(c) जारी कर दिया, और आपने टैक्स असेसमेंट करके इसको करना है सारी चीजें। अब हम लोग अगला एक स्पेशल परमिट और देखते हैं एप्लीकेशन पे। बकी साहब लोग क्या करोगे? ऑनलाइन ये नहीं करोगे? ये है ना, ये तो बता दिया या कुछ सुनवाई करेंगे उस पर कैंसिल सुनवाई नहीं है सुनवाई नहीं है। तुम लोग क्या करोगे? सुनवाई जो एडवांस टैक्स जमा नहीं करेगा उसका डिस्पोज कर देंगे। ये ना रिफंड के लिए स्पेयर तो लेगी, स्पेयर तो जमा करनी है बस 4 महीने का। अब हम लोग जो आपके यहाँ पे, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, जो हम परमिट आपके यहाँ 88(8) वाले सेक्शन में जारी होते हैं 60 दिन के लिए, यात्रा वाले परमिट रहते हैं जो मैक्सिमम 60 डेज के लिए हम लोग जारी करते हैं 88(8) सेक्शन में, वो स्पेशल परमिट है बेसिकली। इसको हम लोग स्पेशल परमिट के थ्रू अप्लाई करेंगे, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप जब भी परमिट की जो वैलिडिटी आप 60 दिन का जो भी बनना है, तो उस मंथ तक का टैक्स जमा होना चाहिए जब तक का आप परमिट ले रहे हैं। तो पहले आपको एमबी टैक्स क्लियर करना पड़ेगा, और जो एडिशनल टैक्स है वो आपका ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के साथ में ही हो जाएगा। मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको करके एक एप्लीकेशन। हाँ, इसमें जो ऑफिस है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, तो जहाँ व्हीकल रजिस्टर है वहाँ आपको ऑप्शन दिखाएगा स्पेशल परमिट लेने के लिए। तो मैं यहाँ आज का डेट ले लेता हूँ 24। इसमें हमें पीरियड सिलेक्ट करना है, डेज। तो यहाँ मैं इसमें मैक्सिमम 60 डेज का ले सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं डालता हूँ 60 डेज डाल देता हूँ इसको, तो होगा क्या अभी देख लेते हैं, इसको भी चेक कर पता चल जाएगा। अब ये कह रहा है यू कैन नॉट एक्सीड स्पेशल परमिट वैलिडिटी डेट मोर देन टैक्स अप टू डेट 28 फरवरी, क्योंकि आपका टैक्स 28 फरवरी तक का ही जमा है, इसलिए आप केवल और केवल 28 फरवरी तक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा का परमिट अभी अप्लाई करना है तो साथ में आपको पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा आगे का, है ना।
तो यहाँ मैं अभी वैलिड डेट के हिसाब से अप्लाई कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आप जैसे ही पैसेंजर का नंबर डालेंगे तो उतना ही रो के लिए उस पर टैब भी करना पड़ेगा। टैब जैसे ही करेंगे तो लिस्ट खोल देगा, यहाँ पे नाम, एज, जेंडर, एड्रेस ये आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। यहाँ मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। ये आप ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल अप टू भरेंगे। ये नेचर ऑफ गुड्स टू बी कैरिड ये भरना नहीं है, गुड्स का कुछ भरना नहीं है। पर्पस ऑफ जर्नी आपको भरनी पड़ेगी। रूट का डिस्क्रिप्शन आप भर देंगे। ये आप वेरीफाई करेंगे एप्लीकेशन को। इस समय अगर कुछ गलती मिलता है तो आप डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज में अभी आपको दिखा दूंगा वीडियो के थ्रू, ये लाइव दिखा रहे हैं हम लोग इसको। ये मैंने सबमिट कर दिया। अब ये पेमेंट के लिए ओपन हो गया। अब नाउ मैं इसको ओपन करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेशल परमिट का फीस आ गया 1000 रुपये, और ये 4860 रुपये जो 180 रुपीज पर मंथ पर सीट पर मंथ। ये जो 180 रुपीज पर सीट पर मंथ वाला जो टैक्स है आपके यहाँ पे स्पेशल परमिट पे, ये एप्लीकेशन के साथ में ही वो जमा करके आएगा। और ये पूरा टोटल ये 75 रुपीज एड ऑन हो जाएंगे। इसका आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे। ये पेमेंट हो गया इसका, और ये अब एप्लीकेशन आपका आरटीओ में विजिबल हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपलोड भी करना पड़ेगा। मेन जो लाइव सर्वर पे अभी चलता है उसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं। हम लोग पेंडिंग एप्लीकेशन में देखेंगे इसको। इस एप्लीकेशन में हमें टैक्स वगैरह का असेसमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्स साथ में ही जमा होके आएगा एप्लीकेशन के। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरा पैसेंजर लिस्ट भी आपकी डिस्प्ले हो रही है ना। ये आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। वैसे आपके ऊपर है ये, इसमें चेंज पैसेंजर लिस्ट में कर सकते हैं अगर कुछ गलती अगर छूट गया है। इसको मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। फाइल मूव होगा। इसमें आप इसको अप्रूव कर देंगे।
अब यहाँ पे हमने अप्रूव कर लिया, इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। सेम पूरा प्रोसेस है, बहुत इजी बना हुआ है सिस्टम परमिट के लिए। ये अपना स्पेशल परमिट हो गया, इसमें पैसेंजर का लिस्ट आपका साथ में प्रिंट हो जाएगा। ये अपना स्पेशल परमिट हो गया। इससे पहले हमने अभी टेम्पररी परमिट 87(1)(c) देखा था। उसमें मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि अप्रूवल के टाइम पे आरटीओ के पास में जो फ्रॉम और अप टू वैलिडिटी होता है परमिट का, तो अप टू वैलिडिटी में आप फ्रॉम अप टू वैलिडिटी है वो तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब वो जारी कर रहे हैं तो टेम्पररी परमिट 87(1)(c) जब आप अप्रूव कर रहे हैं तो फ्रॉम वैलिडिटी को आप चेंज कर सकेंगे। जैसे सपोज करो मैंने एप्लीकेशन आज लगाया, आज 22 फरवरी है, 24 फरवरी है, 24 फरवरी से मैंने सपोज करो 25 मार्च तक के लिए परमिट मांगा है। अब एप्लीकेशन तो मेरा लग गया, लेकिन जारी मुझे अगर आरटीओ साहब करते हैं मार्च में, तो उसकी वैलिडिटी अगर वो मार्च से देना चाहे तो फ्रॉम वैलिडिटी वो चेंज कर सकेंगे। अप टू वैलिडिटी नहीं चेंज कर पाएंगे, फ्रॉम वैलिडिटी वो चेंज कर सकेंगे अप्रूवल के टाइम पे। तो ये तो अपने अपने तीनों परमिट्स का हो गया। मेन परमिट कैसे अप्लाई करते हैं, मेन परमिट के बाद में टेम्पररी परमिट 87(1)(c), टेम्पररी परमिट 87(1)(a), 1B के लिए भी अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, आप इजीली कर सकते हैं। वहां पे अलग से जो टेम्पररी परमिट का ऑप्शन दिया है उसी में ही 87(1)(a), 1B हो जाएगा और 88(8) हो जाएगा परमिट आपका। इसके अलावा आपका गुड्स परमिट और EITP परमिट और है, वो मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। नेशनल परमिट और नेशनल परमिट को दिखा देते हैं, एक सेकंड। बहुत क्विकली देख लेंगे इसको। हम लोग सीधे वहीं पहुंच जाते हैं, मॉड्यूल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे परमिट पे हमने एंटर किया एप्लीकेशन के लिए और यहाँ पे हमने मेन परमिट के लिए क्लिक किया, है ना। ये परमिट की डिटेल्स पे आ गए हम लोग। इसमें एक चीज है, जो गुड्स कैरियर वाला व्हीकल होगा, गुड्स व्हीकल होगा, उसी के लिए ये दोनों परमिट देखेंगे, गुड्स परमिट, नेशनल परमिट। पैसेंजर वाले व्हीकल के लिए आपको वो स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, प्राइवेट सर्विस व्हीकल और EITP, ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ हम लोग गुड्स परमिट स्टेट के लिए जारी करते हैं, और उस केस में हम रीजन को सिलेक्शन करते हैं। हम नेशनल परमिट देखते हैं, नेशनल परमिट में क्या होगा, क्लिक करते हैं, नेशनल परमिट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और गुड्स परमिट के लिए क्या है कि उसी ऑफिस में आप अप्लाई कर पाएंगे जहां व्हीकल रजिस्टर्ड है, गुड्स या नेशनल दोनों के लिए। आवाज आ रही है? पंकज को कुछ इशारा किया था क्यों है? अच्छा अच्छा, वही मैंने पूछा क्या मेरे। इसमें आप एरिया जो देख रहे हैं, एरिया डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नेशनल परमिट है तो कोई जरूरत नहीं है इसमें एरिया डालने की। और पर्पज ऑफ जर्नी, पार्किंग प्लेस आप भरें तो भर दें और आगे बढ़ जाएंगे इसमें एप्लीकेशन में। मतलब ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म है ये डिफरेंट हो जाता है बजाय जो स्टेट वाले परमिट थे उनके कंपैरिजन में, EITP और नेशनल परमिट में। तो उसमें एरिया और एरिया डिटेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। ऐसे ही ऑल इंडिया डाला हुआ है, डाल सकते हैं और ना छोड़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि नेशनल परमिट ही इसका नाम ही है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ के इसका पेमेंट करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद में सक्सेस हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म साइंड कॉपी अपलोड करवाएंगे सिटीजन से। और इसके बाद में जब आरटीओ साइड आ जाएगा तो यहाँ पे अब सिनेरियो आता है कि आप वेरिफिकेशन करेंगे एप्लीकेशन का, और साथ में जब नया परमिट है NP परमिट, तो उसके लिए NP परमिट वाला जो पोर्टल है जो आप लोग आज की डेट में जो पहले से ही यूज करते हुए आ रहे हैं, सभी आरटीओ के लॉगिन है उस सिस्टम पे, तो वहां आप NP ऑथराइजेशन के चालान के पेमेंट के लिए उस व्हीकल को अलाउ करते हैं। तो वो आपको काम करना है। अभी क्या होता था, पहले आप क्या कर रहे थे कि पेमेंट करवाते थे, पेमेंट करवाने के बाद जो फॉर्म 47 जो निकलता था ऑथराइजेशन वाला, परमिट का प्रिंट और साथ में ऑथराइजेशन फॉर्म, तो ऑथराइजेशन प्रिंट आप पुराने सिस्टम में वो डिटेल्स डाल के निकाल लिया करते थे। तो अब क्या है कि आपको फॉर्म 47 का प्रिंट हमारे सिस्टम से नहीं मिलेगा। अगर अभी आ भी रहा हो तो बंद हो जाएगा वो।
फॉर्म 47 का प्रिंट जो आप निकालेंगे वो एनपी परमिट वाले पोर्टल से ही निकालेंगे, जहां पे वो चालान का पेमेंट कर रहा है, मॉर्थ का जो पेमेंट, मॉर्थ की फीस जो पे कर रहा है, उसी पोर्टल से आप चालान निकालेंगे और यहाँ से केवल नेशनल परमिट का प्रिंट निकालेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, वेरिफिकेशन अप्रूवल। ये अप्रूवल हम लोगों ने कर दिया इसका। अब यहाँ प्रिंट करने जाएंगे परमिट को, तो इससे पहले आप एनपी ऑथराइजेशन का पेमेंट करवाएंगे और फॉर्म 47 प्रिंट करेंगे, तभी वो साथ में देंगे, है ना। अब हमारे सिस्टम से फॉर्म 47 निकलेगा नहीं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। मतलब फॉर्म 40 इसका पेमेंट करवाने, हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने वाले हैं। जैसे ही आप लोगों का डेटा माइग्रेट हो जाएगा तो हम लोग प्लान करेंगे कि इसका अप्रूवल तभी हो जब ये मॉर्थ वाला जो पेमेंट होता है 16,500 रुपए का, वो हो जाए ऑटोमेटिकली। जब आप वेरीफाई करेंगे तो एप्लीकेंट के पास एक लिंक चला जाएगा कि वो अपना पेमेंट करे, पेमेंट करेगा, उसके बाद ही आप अप्रूव करेंगे, तो ये साथ में हो जाएगा। अभी टाइम बीइंग हम लोग, क्योंकि डेटा नहीं है तो हम लोग इसको अभी ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे ही मैंने प्रिंट के लिए डाला है, तो आप देखिएगा आप केवल पार्ट ही आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। तो अब ये भी इंश्योर कर रहा है कि आप फॉर्म 47 यहाँ से निकाल ही नहीं पाएंगे। फॉर्म 47 पेमेंट के बाद ही निकलेगा नेशनल परमिट का। इसके अलावा एक और पार्ट बताऊंगा, लीज वाले जो व्हीकल, जिन परमिट जो हमारा व्हीकल लीज पे होते हैं, उन पे परमिट जारी करने के लिए उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर व्हीकल कोई लीज पे है तो हमें पहले लीज एंडोर्समेंट करना पड़ेगा व्हीकल पे। तो लीज एंडोर्समेंट जैसे हम हाइपोथिकेशन एडिशन हम लोग करते हैं। अच्छा, श्रीराम वाले जो मैं आपको लीज एग्रीमेंट अप्लाई करने वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, कैसे लीज हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोग अभी सिटीजन साइट से, सिटीजन सर्विसेज की साइट से हम दिखाते हैं कि कैसे करते हैं इसमें। ये हमने सर्विसेज के लिए गए, हाइपोथिकेशन एडिशन वाली सर्विस रहती है। ये सब लोग करते ही हैं सारा काम। यहाँ पे हाइपोथिकेशन एडिशन का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे। ये 1500 रुपए का पेमेंट 1575 रुपए लगेंगे। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे भरेंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे, ये हाइपोथिकेशन टाइप आ रहा है, यहाँ पे आप लीज एग्रीमेंट को एंडोर्स करवाएंगे। तो ये एप्लीकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, एप्लीकेंट से भी करवा सकते हैं, या फिर आरटीओ साइट से भी इन्वाइट कर सकते हैं सेम चीज को। तो जब भी कोई परमिट लीज पे देने की बात हो रही है तो पहले व्हीकल पे लीज एग्रीमेंट को एंडोर्स करवाएंगे और उसके बाद में परमिट की एप्लीकेशन की जाएगी। अलग से कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं है, केवल लीज एग्रीमेंट एंडोर्समेंट होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट अगर एंडोर्स आप करवा लेंगे व्हीकल पे और परमिट की एप्लीकेशन होगी, तो परमिट का जो ओनर का नाम होगा वो लीज होल्डर ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। लीज एंडोर्समेंट की एप्लीकेशन हो गया। लीज एग्रीमेंट के बाद में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होगा सिटीजन साइट से। पेमेंट के बाद में फॉर्म अपलोड करके आप आरटीओ साइट आ जाएंगे। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लीज एग्रीमेंट ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप इस व्हीकल पे लीज एंडोर्स हो गई, अब ये परमिट के लिए अप्लाई करेगा। अगर लीज वाला जब भी इशू है तो पहले लीज एंडोर्स होगा, फिर परमिट इशू होगा। परमिट को भी हम दिखा देते हैं इसमें। ये मैं बंद करता हूँ इसको। ये वीडियोस हम शेयर कर देंगे, हमने सभी का बनाया हुआ है वीडियोस हर ऐप उसके लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। परमिट ऑन लीज, ये जैसे ही मैं अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
अदर डिटेल में आप देखेंगे इसकी लीज की डिटेल ऑटोमेटिकली दिखेगी। एक सेकेंड, ये देखिए इसमें देखिए सबसे नीचे आ रहा है हाइपोथिकेशन डिटेल में, तो इस पे हाइपोथिकेशन तो नहीं है, लीज एग्रीमेंट है जो हमने अभी एंडोर्स किया है। तो ये लीज एग्रीमेंट आपको दिख रहा है, ये लीज एग्रीमेंट के नाम पे, जिसके नाम पे लीज एग्रीमेंट हो रखा है, जो फाइनेंसर है उसी के नाम पे ही ये परमिट प्रिंट होगा। मतलब परमिट का ओनर का नाम जो आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही रहेगा और परमिट के प्रिंट पे भी यही रहेगा। तो अपन को अलग से कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, लीज का अलग से टिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे पुराने शायद सिस्टम में आप लोग डालते थे, मैनुअली डिटेल डालते थे परमिट अप्लाई करते समय कि ये लीज पे है, ये ऑटोमेटिक रहेगा हमारे सिस्टम में। ये हम लोग परमिट की एप्लीकेशन कर रहे हैं, सेम पूरा सेम प्रोसेस है, बस केवल इतना बदलाव हो जाएगा कि परमिट ओनर चेंज हो जाएगा इसमें। तो अब इसमें ध्यान ये रखने की आवश्यकता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई परमिट लीज पे है तो उसका कोई भी ऑपरेशन तभी करा जाए जब परमिट सरेंडर करा लिया जाए। उस पर सरेंडर फॉर आई थिंक रिप्लेसमेंट के लिए तो होना ही चाहिए, सरेंडर फॉर रिप्लेसमेंट तो होना ही चाहिए, जिसपे व्हीकल चेंज होने वाला है, या तो सरेंडर फॉर ट्रांसफर या सरेंडर फॉर रिप्लेसमेंट तो होना ही चाहिए कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, ऐसे परमिट्स स्पेशली। ये हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लीज होल्डर के नाम पे आएगी एप्लीकेशन आपकी, और सेम पूरा परमिट जब प्रिंट होगा फाइनल हम देखते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आरटीओ साइट पे जब परमिट प्रिंट करेंगे यहाँ देखेंगे नेम ऑफ द परमिट होल्डर, यहाँ पे लीज ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये लीज पे है ये परमिट बेसिकली। ठीक है, तो ये लीज वाला भी हो गया, तो लीज वाला अपना ऐसे ही हैंडल होगा, और इस पे 20% टैक्स की लायबिलिटी भी रहेगी, 20% टैक्स ज्यादा आएगा। नाम लीज होल्डर का ही आया ना परमिट में, क्यों गौरव? हाँ लीज होल्डर का ही आएगा, हाँ लीज होल्डर का ही आएगा, लीज होल्डर का ही आ रहा है। ठीक है। और अभी जब ये चेक करें ना लाइव सर्वर पे देखें, अगर कोई इशू आता तो तुरंत बताएं इंस्टेंटली, है ना, क्योंकि अभी कोई परमिट जारी हुआ नहीं है लीज वाला। तो ये सभी लोग ध्यान रखें कि अगर लीज होल्डर वाला परमिट करें तो स्पेशल ध्यान दें उस पर कि एक्चुअली सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन करवाया है वो इसी तरह से कराया है कि अगर कोई व्हीकल लीज पे है और परमिट जारी होगा तो परमिट ओनर का नाम, लीज होल्डर का जो नाम रहेगा वही आएगा, व्हीकल ओनर का नाम नहीं आएगा, है ना। इसके अलावा हम लोग एक पाटीदार सर जो फिटनेस इंस्पेक्शन ऐप वाला जो हम लोग मॉड्यूल चालू करने वाले हैं ना, जो फिटनेस जो रजिस्टर्ड व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के हैं, तो उसके लेके भी छोटा सा हम लोग दिखा देते हैं। अभी जैसे 2 तारीख से हमारा ट्रांसपोर्ट का डेटा माइग्रेट होने वाला है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो फिटनेस इंस्पेक्शन है वो नए सिस्टम से किया जाएगा। तो उसमें जो व्यवस्था है वो एंट्री इंस्पेक्शन जो होगा आरटीओ साइट पे, वो मैनुअली फिल ना होके आपके मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता देता हूँ, फिर वो भोपाल से बताएंगे आपको। फिटनेस इंस्पेक्शन ऐप को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले तो जो आपके आरटीओ में, आरटीओ प्रीमाइस में जो फिटनेस सेंटर है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको एंटर करना पड़ेगा आरटीओ एडमिन के माध्यम से, और उसी जो लोकेशन आप डाल रहे हैं उसकी पेरिफेरी से 500 मीटर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस की रेंज में वो गाड़ी होनी चाहिए, और साथ में वो डिवाइस भी होना चाहिए। जो फिटनेस इंस्पेक्टर है जो उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उस प्रीमाइस में होने चाहिए। जो डिवाइस, जिस डिवाइस से मोबाइल ऐप रहेगा, मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, और जो वाहन पे जो आपके लॉगिन बने हुए हैं उसी लॉगिन को आपको आरटीओ एडमिन से एक्टिवेट कर दिया जाएगा एम वाहन पे एक्सेस करने के लिए। तो आप उसके माध्यम से पूरा फिटनेस का ऑपरेशन करेंगे, सारे फोटोज आपके क्लिक होंगे, तो एंट्री इंस्पेक्शन करके आप वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद अप्रूवल करेंगे। तो ये तीनों पार्ट आपके मोबाइल ऐप पे हो सकते हैं। एंट्री इंस्पेक्शन मस्ट है कि मोबाइल ऐप पे होगा, वेरिफिकेशन अप्रूवल स्टिल आपके पास में चॉइस है, या तो आप मोबाइल ऐप पे ही कर लें या फिर आप कंप्यूटर पे कर लें।
है ना। तो दोनों ही ऑप्शन है अपने पास में। सर्टिफिकेट प्रिंट आप जो करेंगे वो आप अपना आरटीओ सिस्टम से करेंगे, जो अभी हम लोग बाकी सारे प्रिंट निकालते हैं जहां से। तो भोपाल से अविनाश।